तो आज यानी 1 जुलाई को देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। कानून की ये संहिताएं जो है वो भारतीय सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा भी दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वो मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं माना जाएगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत ही दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराध के लिए जो प्रचलित धाराएं थीं वो काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का रिसर्च करना होगा, अध्ययन करना होगा। और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अब अपना ज्ञान जो है वो अपडेट करना होगा जो नए कानून है उनको लेकर। जो न्याय संहिता है उनके नाम भी बदल दिए गए हैं। उनके पहले आपको नाम बताते हैं। इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस हो चुकी है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी जो था, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस हो चुका है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट जो आईए था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए बन चुका है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसमें भी काफी अहम बदलाव हुए हैं। जो भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है जो बदलाव होकर बनी है उसमें 531 धाराएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। वहीं नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था की गई है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है उस क्षेत्र में उसे भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो रिलेटेड अथॉरिटी है 120 दिन के अंदर आपको परमिशन देगी। अगर इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन ही माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आपको आरोप पत्र दायर करना होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के अंदर अदालत को यह आरोप तय करने होंगे और केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को यह फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की जो कॉपी है आपको वो अवेलेबल करानी होगी। और हिरासत में लिए गए अगर व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ उसे रिटन स्टेटमेंट लिखित जानकारी भी देनी होगी। वहीं एक और जो अहम नियम है वो महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में अगर कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में ही पीड़ित महिला का बयान दर्ज कराना होगा। अगर किसी महिला का बयान दर्ज कराना है तो थाने या चौकी में महिला सिपाही की मौजूदगी जरूरी है। यह नया नियम है। वहीं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उसमें जो कुल 531 धाराएं बनाई गई हैं उसके 177 जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया है और 14 धाराएं जो हैं वो हटा दी गई हैं पिछले कानून में। 9 धाराएं और कुल 39 जो उपधाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं और इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के जो बयान हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होंगे और ये जो साल 2027 के पहले ये देश के सारे जो कोर्ट हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे, ऐसा भी इस लॉ में कहा गया है। अब आपको बताते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में क्या परिवर्तन हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं।
नए कानून में 6 धाराएं जो है वो निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 जो है उप धाराएं जोड़ दी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है और दस्तावेजों की तरह जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत अब तक मान्य नहीं होते थे वो अब कोर्ट में मान्य हो जाएंगे। और ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट से मिलने वाले साक्ष्य जो अब तक मान्य नहीं थे उसे मान्य कर दिया गया है। अब बात भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की। आईपीसी में जहां पहले 511 धाराएं थी, वहीं अब जो बदलाव करके उसे बीएनएस में परिवर्तित किया गया है उसमें 357 धाराएं हैं। जो मुख्य उसके धाराएं हैं उसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध को लेकर इन मामलों में धारा 63 से 99 तक रखी गई है और रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी। दुष्कर्म की सजा धारा 64 में बताई गई है। सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है और नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान रखा गया है। यानी नाबालिग से अगर आप गैंगरेप या गैंगरेप करेंगे तो आपको फांसी भी हो सकती है। वहीं दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना को धारा 79 और धारा 84 में परिभाषित करा गया। इस बार शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को इस बार रेप से अलग रखा गया है और ये अलग अलग अपराधों के रूप में इसे परिभाषित करा गया है। वहीं हत्या के मामलों का कि अगर आपको जिक्र बताएं, हत्या को लेकर क्या नए कानून है। मॉब लिंचिंग को भी इस बार अपराध के दायरे में लाया गया है, अब तक नहीं था जो। इस बार मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में है। इस मामलों में आपको 7 साल की कैद हो सकती है, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान भी है इस मॉब लिंचिंग के नए कानून में। वहीं चोट पहुंचाने के आरोपों को धारा 100 से धारा 146 तक में जो परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में सजा धारा 103 में स्पष्ट की गई है। वहीं संगठित अपराधों के मामलों में धारा 111 में जो है सजा का प्रावधान है। आतंकवाद के मामलों में टेरर एक्ट को धारा 113 में परिभाषित किया गया है। और अगर जिक्र वैवाहिक बलात्कार का हो तो इन मामलों में अगर पत्नी 18 साल से ज्यादा की उम्र की है तो आप उससे जबरन जो संबंध बनाना उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। 18 साल से कम है तो आपने जबरन संबंध बनाए तो उसे मैरिटल रेप माना जाएगा, लेकिन अगर पत्नी 18 साल से ज्यादा है तो उसे मैरिटल रेप की संज्ञा नहीं दी गई है, ये नया कानून कहता है। और अगर कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है फिर वादा पूरा नहीं करता है तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। राजद्रोह के मामलों की अगर बात करें तो बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं बनाई गई है, जबकि आईपीसी में जो है वो राजद्रोह कानून था। बीएनएस में ऐसे मामलों को धारा 147 या 158 में परिभाषित किया गया है। इसमें दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वालों को भी इस बार क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं चुनावी अपराधों की अगर बात की जाए तो चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 के बीच रखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाने नए कानून में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए इंडिया डेली के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।